IVF फर्स्ट चॉइस है या लास्ट चॉइस? IVF is definitely not the first choice. IVF को टैबू की तरह क्यों देखा जाता है? टैबू के लिए इसलिए देखा जाता है बिकॉज जैसे ही बात आ जाती है स्पर्म क्वालिटी को लेते हुए एवरी मैन थिंक्स कि अरे मैं तो मर्द नहीं रहा, तो ये गलत थॉट सबसे पहले हटाना पड़ेगा। बाई द एंड ऑफ 2050 इंसान नॉर्मल वे से बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये कितना ट्रू है? मैं स्मोक करता हूँ तो ही होगी, मैं ड्रिंक करता हूँ तो ही होगी, मैं तंबाकू खाता हूँ तो ही होगी। It is so many things that I personally see these days. Men get tight underwears, the air that we are breathing, the food that we are eating. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कह सकते हैं कि मेकअप की वजह से आज आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे। You cannot directly say that, but One of the obviously yes, it मतलब देखिए हार्मोनल तो चेंजेस हो ही रहे हैं ना। अभी सिद्धू मूसेवाला की मम्मी ने, देखिए सुपरस्टार हैं, अब वो जब दुनिया से गए, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉ दे आर नॉट अलाउड। सरोगेसी एक बहुत डार्क मार्केट है, ब्लैक मार्केट है। ब्लैक मार्केट देखिए बना दिया गया है बिकॉज ऑफ द लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन। आमिर खान, सोहेल खान, तुषार कपूर, करण जौहर, प्रीति जिंटा, एवरी वन ऑफ देम हैज अंडरगॉन सरोगेसी। एवरीबडी फील्स सबसे आसान काम है बच्चा करना। बच्चा तो हम कभी भी कर लेंगे, जब चाहूँगा हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो यू वुड नॉट सी सो मच ऑफ इनफर्टिलिटी आज के दिन में। तो सरोगेसी में क्या इशूज़ मतलब आ रहे थे, कहाँ पे स्कैम हो रहा था? स्कैम नहीं बोलेंगे, देखिए सरोगेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप ये समझिए कि व्हेन यू आर आस्किंग अ थर्ड पर्सन विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू और द बेबी। अब पहले तो अगर मैं थोड़ा बैक स्टेप ले लेता हूँ, समझाना चाहूँ कि सरोगेसी होती क्या है। जेनेटिक्स ऑफ द बॉडी इज़ द स्पर्म और द एग। जिस भी वुमेन का एग ले रहे हैं, जिसका भी स्पर्म ले रहे हैं, वो आपने एक एम्ब्रियो बनाया, हमने IVF लैब के अंदर बनाया जहाँ पे IVF स्पेशलिस्ट काम करता है। वो एम्ब्रियो अब वापस वाइफ में नहीं डाल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन में डाल रहे हैं, विच इज़ द सरोगेट मदर। बच्चा जो क्या पैदा करेगी वो सरोगेट मदर, उससे कोई रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब बायोलॉजी कोई जेनेटिक्स नहीं है, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, कोई बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। क्रूड टर्मिनोलॉजी, किराए की कोख, रेंट अ वूम, एक सरोगेट मदर जो अपने स्वभाव से इतनी बड़ी हेल्प कर रही है, बट क्रूड टर्मिनोलॉजी में तो एक शी इज़ जस्ट रेंटिंग हर वूम, हर यूट्रस। मेडिकल पार्ट में अगर मैं बोलूँ तो किराए की कोख जिसे बोल देते हैं वो कर रहे हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो गई, अब आप यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड पर्सन जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, उन्होंने डिलीवर करा। क्यों कर रहे हैं? इंडिया में पहले इट वॉज कमर्शियली लीगल, तो ऑब्वियसली दे वर डूइंग इट फॉर द मनी, नो डाउट अबाउट दैट। देश में गरीबी बहुत है, सब कुछ रेगुलेटेड था, गाइडलाइन थी, उनसे भी साइन करवाए जाते थे कि आपका इस बच्चे के ऊपर कोई हक नहीं है, आप ये बच्चा इन पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, जब डिलीवरी हो जाएगी आपको ये बच्चा इनको हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये सब प्रॉपरली डिफाइंड होता था अंडर द टर्म्स ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। बट जैसा बोलते कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फ्यू केसेस हो गए, अगर बच्चे में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये हो गया, पेरेंट्स मना कर दे लेने के लिए, तो क्या होगा? जबकि देर लीगली बाउंड की नहीं, लेना ही पड़ेगा, बट ये हो गया। कभी कभी सरोगेट मदर अगर देने से मना कर दे, भाग जाए, कुछ कर ले, वेरी नेग्लिजिबल, वेरी रेयर केसेस, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। तीसरी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे एक बार हुआ था कि पेरेंट्स हाँ बोल गए, 9 महीने का प्रोसेस है, पॉजिटिव आते आते मान लीजिए 12 महीने पूरा टोटालिटी में लग गए, 6 महीने बाद हस्बैंड वाइफ डिवोर्स कर लें। अरे भाई उनकी शादी नहीं चली, उन्होंने यहाँ प्रोसेस करा, अब क्या करोगे? हस्बैंड मना कर रहा है, वाइफ मना कर रहा है, मेरे को तो चाहिए नहीं बच्चा, दोनों नहीं चाहिए। वो प्रेग्नेंट लेडी जो 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा आने वाला है इन दोनों का, बट नाउ दे बोथ आर डिसाइडिंग। अब कोर्ट कहाँ तक इंटरवीन करे, या लॉ सिस्टम कहाँ तक इंटरवीन करे कि भाई नहीं अब आप तो करना ही पड़ेगा। इट बिकम्स अ टैंजिबल प्रोसेस। देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स दैट कम इनटू प्लेस, क्योंकि यू थिंक यू हैव सोल्ड एवरीथिंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कि भाई ये है, बट अदर मेंटल प्रॉब्लम्स दैट कम इन, अदर सोसाइटल चेंजेस दैट कम इन विच नोबडी कैन फिगर आउट, एंड दिस इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट 10 years कि ये होता जा रहा है, ऐसा हो रहा है। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे सरकार को जिसको लगा, विच आई डोंट फील लाइक, बिकॉज आई वर्क इन द इंडस्ट्री, आई हैव सीन सरोगेट पीपल हु बिकम सरोगेट मदर्स, विमेन हु बिकम सरोगेट मदर्स। हमने सर्वे कराया, हमने जितने भी 500,000 सरोगेसीज करी, सो वी एक्चुअली सॉर्ट कि प्लीज़ रीज़न बताओ, हर एक से बैठ के बात करी। व्हेन वी स्पोक टू ईच वन ऑफ देम, द फर्स्ट रीज़न ऑफ प्राइम मोस्ट, मतलब पैसा ले रही हैं, क्यों ले रही हैं, किस लिए लेना चाहती हैं? अय्याशी है, गाड़ी खरीदनी है, अरे भैया शॉपिंग करनी है, क्या है?
फर्स्ट रीज़न वॉज पक्का घर बनाना है, अपने ऊपर एक पक्की छत होनी चाहिए. दैट वॉज द फर्स्ट प्राइम मोस्ट रीज़न. सेकेंड रीज़न वॉज बच्चों की एजुकेशन, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वुमेन ऑलरेडी हैड चिल्ड्रन. सबके पास अपना बच्चा था, एंड विच इज़ द प्री कंडीशन टू बिकमिंग अ सरोगेट मदर. हम देखिए एक यूट्रस ले रहे हैं, हमने यूट्रस कैसे चेक करते हैं कि उसने ऑलरेडी एक डिलीवरी करी हुई है, सेफ डिलीवरी हुई है, यूट्रस ठीक है, एक डिलीवर कर चुका होता है, तो वाई नॉट कि भाई आप वो कर लीजिए सरोगेसी के लिए. यू आर एलिजिबल, या मतलब यू आर राइट कैंडिडेट फॉर सरोगेट. तो सेकेंड रीज़न फॉर बिकमिंग अ सरोगेट मदर वाज मुझे बच्चों की पढ़ाई को सिक्योर करना है, पढ़ाना है, कॉलेज करवाना है. दैट वाज द सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न वॉज कि अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, डेट हो गया, ये हो गया. दीज वर द टॉप 3 मेजर रीजन फॉर समवन टू बिकम अ सरोगेट मदर. उस जगह सरकार ने बोला अब ये तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आप बनाना चाह रहे हैं. हम तो खुद ही कहते हैं सरकार को कि स्किल इंडिया प्रोग्राम्स है, ये हैं, आप खुद बेरोज़गारी बढ़ाइए और खुद करिए. इट इज़ नॉट दैट कि एक्सप्लॉयट हो रहा है. एंड दैट टू व्हेन सबका लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहा है, सब में अमाउंट लिखा जा रहा है, अमाउंट भी बैंक के अंदर दिए जा रहा है. जनधन अकाउंट के अंदर उनके अकाउंट खोलते थे, उसी में मनी ट्रांसफ़र करते थे. इट वॉज अ वेरी प्योर एफिशिएंट वे ऑफ सिंगिंग कि भाई कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, विच वॉज फाइन इनफ. बट ठीक है, one thing I differ with the law that came was the biggest problem is कि they have taken a uterus to an organ transplantation act पे ले गए हैं. बिल्कुल, जो अब नया लॉ आया है कि सरोगेट मदर सिर्फ एक ही बार बन सकती है, सिर्फ एक ही बार दे सकती है. पुराने टाइम पे हमारी दादियों ने 10-10 बच्चे करे हुए हैं, किसी ने 11, मतलब अभी भी कर रहे हैं. तो यूट्रस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने किसी के लिए कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपकी वो ऑर्गन ले ली. जो मुझे लगा सरकार ने, बहुत डिबेट भी हुई पार्लियामेंट में, बहुत बार चर्चा हुआ कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, कि ऐसा नहीं है, ये कोई किडनी, लिवर, लंग कोई ऐसा आ ही नहीं दे रही हो कि एक दे दिया. हाँ, आपका बार बार यूज हो रहा है. पुराने टाइम में अरे हर साल औरतें बच्चे पे बच्चे करते जा रही थी. आज हुआ, भाई हुआ, आपने तो देखा ही है, मामा और भांजे की उम्र बराबर ही होती थी भाई. माँ भी कर रही है, माँ भी कर रही है, बेटी भी कर रही है, दोनों कर रहे हैं. मामा भांजे बिल्कुल 1 साल की उम्र में हुए हैं, पता ही नहीं लग रहा वो भाई है या मामा भांजा है. ये मैंने अपने घर में भी देखा, आपने भी देखा है. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सरकार से डिफर करता हूँ कि ठीक है, आप लॉ लेके आइए, आप रेगुलेट करिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी. इंडस्ट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हर चीज़ का आना चाहिए. उन्होंने कहा कि बायर को सेफगार्ड करेंगे कि भाई लोग टाइम पे देते नहीं हैं, पैसा लेते देते हैं. बहुत केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, 500,000 पता नहीं 10,000 केस चल रहे होंगे. तब जाके आया ART लॉ, विच वेरी गुड. इट इज़ नीडेड, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. बट क्या उसके अंदर जो कमर्शियल एंगल्स पे बात हो रही है, या नोइंग व्हाट द पेरेंट्स रिक्वायर. बहुत सारे जने ऐसे होते हैं, इनका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी नहीं कर पा रहे, बट उनको अब अलाउ नहीं कर रहे हैं. इफ़ दे कैन फाइनेंशियली सपोर्ट द सेकंड बेबी, व्हाई नॉट. वी आर नॉट चाइना, वी आर नॉट सेइंग कि देयर इज ओनली 1% पॉलिसी, सेकंड मत करो. बट सरकार हैज़ कम डाउन हेविली ऑन दैट. एज के ऊपर आई है, इसके ऊपर आई है. तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस उस हिसाब से बहुत सारे लगाए हैं, नॉट टॉकिंग टू द एक्चुअल IVF स्पेशलिस्ट और नॉट टॉकिंग टू द एक्चुअल पेशेंट्स. आप पेशेंट से पूछिए ना कि क्यों करना चाह रहे हैं. कोई भी अगेन एंड अगेन सेइंग कि 1% या 0.1% तो इंडस्ट्री में कोई ना कोई खराब मतलब होगा ही होगा. ऊपर से देख रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है ये उन्होंने फिगर आउट किया ही नहीं. बिल्कुल सुपरफिशियली प्रॉब्लम समझी, विच इज़ देयर, विच आई एम सेइंग इज देयर इन एवरी इंडस्ट्री. आप समझिए प्रॉब्लम है, रेगुलेट करिए, बिल्कुल लॉ लेके आइए, बट एक्चुअल पेशेंट से पूछिए क्या आप दूसरा बच्चा करना क्राइम है किसी को अगर वो नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहे, उन्होंने बोला मेडिकल रीज़न लेके आओ, वो भी साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, सबसे प्रूफ करो, बोर्ड के पास जाओ, ये करो. इट इज़ अ टीडियस टास्क. लॉयर्स को इन्वॉल्व करिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, लेके आइए. अच्छा, वो लॉ इवॉल्व होता रहा. पहले तो बोल रहे थे कि सरोगेट मदर अपनी किसी रिलेटिव को बनाइए. मैं तो नहीं जानता आज के दिन में कि मेरी कोई रिलेटिव, मेरी वाइफ की कोई रिलेटिव, किसी की भी कोई रिलेटिव अपनी यूट्रस, अपनी कोक देगी 12 महीने के लिए, सब काम वाम छोड़ के बैठ जाएं ताकि हमारे लिए कर पाएँ. इट इज़ इम्पॉसिबल. पहले तो ये बोला था कि ऐसे, तो थैंक गॉड इट इवॉल्व्ड कि इट इज़ देन गॉन ऑन टू द ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कि कोई भी दे सकता है, बट इट शुड नॉट बी फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इट शुड नॉट बी फॉर मनी, इट शुड बी एल्चुरिस्टिक. अपनी सद्भावना के साथ करना चाह रहा है कोई तो वो ठीक है. अच्छा, आप ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं? नो. द करंट स्टेट ऑफ द लॉ इज कि इट हैज़ टू बी एल्चुरिस्टिक, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. समवन हु इज डूइंग इट आउट ऑफ देयर ओन फ्री गुडविल कि आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन, प्लीज डू दैट. This is the law in the current state, and we and everyone else in the industry are abiding by it because that's the only option given to us.
बट बैक एंड में तो चलता ही होगा। देखिए नहीं है ना, कब तक चलेगा? कोई कर भी लेगा, एक बार कर लो, 2 बार, बट यू कैन नॉट एक्चुअली डू इट ऑन अ, क्या कोई बिजनेस थोड़ी है या कोई रेगुलर थोड़ी है। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं कहते हैं नहीं है, वी कांट हेल्प देम। पहले तो वी कुड कनेक्ट देम टू समवन की लीजिए, आप बात करिए, आप ही ट्रांजैक्शन करिए, आप ही अमाउंट डिसाइड करिए, एंड विल कम ऑन अ स्टैम्प पेपर, लीगलाइज है, नोटराइज होगा, जो करके जाएगा, विच वॉज हैपनिंग 4-5 years ago। इट वॉज वेरी प्लेन एंड सिंपल। सो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब अगर आप हम बोल दे कि भाई आप ही, हम अभी भी ये बोलते हैं अब आप बात करिए, कमर्शियल हो ना हो आपको ही बात करनी है, हमें नहीं है। सो इट्स लाइक कि फिर अगेन जैसे हमने बोला ना, दिख सो फॉर इन आवर इंडस्ट्री 3 major things आर देयर। स्पर्म हस्बैंड का या मैन का, एग औरत का या वाइफ का, एंड द यूट्रस अगेन वाइफ की या किसी थर्ड पर्सन की। सो देयर आर 3 components, द स्पर्म, द एग एंड द यूट्रस। We have a choice now, we can replace any one of these 3 components, and इनकी permutation combination से ही IVF का सक्सेस रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब हमने स्पर्म और एग को बना के एम्ब्रियो बनाया, and that embryo is not transplanted back into the wife, it goes into a surrogate mother, ये प्रोसेस सरोगेसी हो जाता है। स्पर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, आपने स्पर्म डोनर लिया, वाइफ का एग लिया, एंड वो भी सरोगेट में करा, तो भी 50% बायोलॉजी इज नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड टू दी for the child that is being produced. How is why surrogacy different from adoption is कि genetic material जो transfer हो रहा है 50% हो रहा है when you're choosing either the egg from the wife or the husband, sperm from the husband, 50% genetic material transfer हो रहा है even though they are not delivering. एक थर्ड जो आश्चर्यजनक है कि भाई स्पर्म भी नहीं है, एग भी नहीं है, आपने एम्ब्रियो डोनेशन बोलते हैं हम इसे, कि स्पर्म डोनर से लिया, एग डोनर से एग लिया, दोनों से एम्ब्रियो बनाया, विच इज नॉट एम्ब्रियो डोनेशन, बट यू ट्रांसप्लांटिंग इट बैक इनटू द वाइफ, विच इज द वाइफ विल डिलीवर 9 महीने जो उनको फीलिंग आएगी है, बट बायोलॉजिकली जेनेटिकली रिलेटेड बच्चा होगा ही नहीं उनके। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलती जा रही हैं, सक्सेस रेट ऐसे ही बढ़ता रहता है। देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रक्रियाओं में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपका बच्चा नहीं हो रहा। कुड बी विद द स्पर्म, कुड बी विद द एग, एंड कुड बी विद द यूट्रस इटसेल्फ। बट अगर वैसे देखें नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का स्पर्म और एग लिया जाए तो IVF की चांसेस आर 40 to 50%। इसमें से कोई कॉम्पोनेंट चेंज कर जाते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाती है। अगर आप एग दे दें और यूट्रस भी चेंज कर दें, बिकॉज यू चूजिंग, आप बेटर से बेस्ट चूज़ कर रहे हैं, देन द चांसेस इंक्रीज 80-90% इज बिकॉज यू चेंज ऑल द बायोलॉजिकल मटीरियल्स, यू कैन नाउ चूज़। जैसे एग डोनर है, इट हैज़ टू बी बिटवीन द एज ऑफ 23 से 35 के बीच में। सो ऑब्वियसली जितनी यंग से यंग वुमेन चूज़ करेंगे उनके एग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी क्वालिटी बेटर होती है, द अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी दैट वी कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू स्टिमुलेट दैम वो ज़्यादा होती है। इन सब करते करते चांसेस बढ़ जाते हैं। ये IVF मेरे को सबसे पहले ना आप एक लेमन लैंग्वेज में समझाओ कि मेरे को क्लियर हो। ओके, है ना। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब इनसाइड द लैब, एक लैब के अंदर। एक होता है इन वीवो। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर हो रही है कि स्पर्म और एग जाके मिलते हैं, जब भी वाइफ और हस्बैंड कंसेंचुअली सेक्स करते हैं, एंड जब स्पर्म जाता है, ट्रैवल करता है और एग से आके मिलता है, दैट्स कॉल्ड इन वीवो, जिसका हमें पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर आकर कर जाती है। नाउ वी हैव टू डू दैट प्रोसेस आउटसाइड इन अ लैबोरेटरी, दैट्स वेयर इट्स कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कि हम जो वो फर्टिलाइजेशन है अब हम वो लैब में पॉसिबल कर रहे हैं। हमने हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया, वाइफ का एग निकाला, हम उन दोनों को अंडर माइक्रोस्कोप, एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ वेरी टाइनी, मतलब एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। वी हैव स्पेशलाइज्ड मशीन्स, जैसे स्पर्म की, अगर आपने कुछ देखा होगा कार्टून में कि स्पर्म ऐसे भाग रहा होता है, तो असली में ऐसे भागता है, तो उसको रोकना पड़ता है, टेल काटनी पड़ती है, फिर उसको इम्प्लांट करके एग के अंदर डालना पड़ता है, एंड देन दिस इज़ मिराक्युलसली बायोलॉजी में जो दिखाते हैं ना, एक सेल उनको जोड़ा, फिर वो एक बना, फिर वो डिवाइड होके 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे वो बढ़ता जाता है दिन भर दिन। वी कीप दैट एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग नहीं रहता, एम्ब्रियो बन जाता है। वी कीप दैट एम्ब्रियो इनसाइड एन इंक्यूबेटर विच एक्ट्स एज अ ह्यूमन बॉडी, बट मेडिकल वो जनरली लैब में होता है, इट्स हैपनिंग इनसाइड अ लैब। अब हमारी एडवांस जो कहाँ तक टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है कि वी कैन कीप दिस बायोलॉजिकल मटीरियल, दिस एम्ब्रियो अप टिल 5-6 days एट द मैक्स, जिस कंडीशन में, एंड देन वी नीड टू इम्प्लांट इट बैक
या फ्रीज कर लो या इम्प्लांट कर दो, बट आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ख़राब हो जाएगा, बिकॉज द मेडिकल साइंस हैज़न इवॉल्व दैट इट कैन कीप ग्रोइंग। जो थोड़ा बहुत वर्चुअल दिखाते हैं ना कि अरे एक ऐसा वर्चुअल इंक्यूबेटर बन गया है कि आपने डाला, बच्चा 9 महीने तक बड़ा होता जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक फैंटेसी वीडियो चल रही थी विच यू नो आई गॉट सो मेनी पीपल asking me, "Arey, is this possible now that you know that you don't need a mother or some human carrier?" That's not possible. So till 5-6 days max is what you can keep in the incubator, and then you actually have to either freeze it or you implant it back. तो ये IVF है कि हमने वो फर्टिलाइजेशन एक लेबोरेटरी के अंदर करी। It seems easy, but यहाँ पे what do we have to do? प्रॉब्लम क्या है? We have to mimic the biological environment. हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है, भगवान ने जैसा बनाया करा वो प्रक्रिया, अब लैबोरेटरी के अंदर सेम कंडीशंस देने हैं, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म भी 37.6 डिग्रीज पे काम कर रहा है, एग भी उसी टेम्परेचर के अंदर है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही हो बिल्कुल स्टेराइल इन्वायरमेंट होना चाहिए, बॉडी के अंदर कोई गंदगी नहीं है। हम जिस इस रूम में बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ थोड़ी भी कर सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पे मशीन भी ले आऊँ, इट हैज़ टू बी अ प्योर 10,000 AHU कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की एकदम स्टेराइल है, मतलब वो सेम इन्वायरमेंट होता है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। वी हैव टू मिमिक दैट, उसी की हमें एक कॉपी बना के बनाना पड़ता है पूरा लैब, एंड उसी के अंदर फिर एग्जामिन करना पड़ता है। अब एग्स निकाले बहुत सारे, कौन सा एग बेस्ट है, कौन सी क्वालिटी बेस्ट है, उसके साथ फिर उसको फर्टिलाइज़ करा, उस फर्टिलाइज़ को फिर अब हमें 5 दिन तक ग्रो करना है। हमें तो कॉन्स्टेंटली किस मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिलाया और किसी इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया। That egg requires minerals, vitamins, multiple other bodily hormones जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसको मिल रहे होते हैं, that's why it's growing. We need to provide the same support. तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों को जो लगता है इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब डे 0 जिसको हम बोलते हैं, डे 0 से डे 5 की जो ग्रोथ है, दैट इज़ it is evolved, and I, you know, hats off to scientists, to the doctors who have worked this to make this miraculously possible, क्योंकि this is started in 1987-86 में इंडिया में आना शुरू हुई थी। 86-87 में इंडिया में आना शुरू हुई है। World's first IVF baby was born in 1978, Louis Brown. Luckily she is now a mother herself, so it is that safe. But तब के टाइम से कि how the environment is mimicking, how the success rates increase, how do we actually give everyone a chance to become a parent, that has evolved. And when we are trying to do that, although technology is evolving, there are newer and newer things coming, but एक वो human element रह ही जाता है जिससे आज तक we cannot say कि it's 100% successful. तो बेसिकली मुझे जो समझ आया है, मतलब एक आपने एग लिया, एक आपने विमेन का ओवम कहते हैं हम शायद उसका, ओवम, एग इज ओवम हमने लिया, उन दोनों को मतलब रिफ्रेश किया या उसमें से हमने फिल्टर किया कि ये वाला बढ़िया है, ये वाला अच्छा है, उन दोनों को फिर मिक्स किया आपने, फिर आपने उसको लैब में डाला, 5 दिन तक आपने वहाँ पे उसको अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया, उसको मतलब पाला पोसा बड़ा किया, फिर आप उसको यूट्रस में प्लांट करते हो। इज दिस द प्रोसेस? दिस इज यस, बट हाँ वो सब भी हम जस्ट टू टेल यू, देखिए स्पर्म तो आपको पता है कितनी आसानी से कोई भी डोनेट कर सकता है, इट इज़ नथिंग स्पेशल, बट जब एग रिट्रीव करना होता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर वुमेन, बिकॉज वो एग हमें उन पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर निकालना पड़ता है। इट्स अ स्मॉल लिटिल प्रोसीजर, इट्स नॉट एन इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई काटा पीटी नहीं होती है, बट इट्स अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, बट वी हैव टू सर्जिकली रिमूव द एग फ्रॉम द वुमेन बॉडी। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम, बिकॉज उनको इंजेक्शन लग रहे होते हैं, यू नो 10 से 15 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं, फिर वो ओटी के अंदर आते हैं, फिर वो सर्जिकली रिमूव होता है एग उनकी बॉडी से, एंड वहाँ पे फिर जो स्पीमेन सैंपल लिया होता है, देन एवरीथिंग हैपन्स इनसाइड द लैब, वो स्पर्म अलग से होता है, एग अलग से होता है, एंड सारी चीज़ हम फिर लैब के अंदर प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ये IVF स्टार्ट कब हुआ था, कैसे हुआ था, अगर इसकी स्टोरी अगर आप हमें बताएं। जैसे मैं बताएं, देयर वर 2 साइंटिस्ट, पैट्रिक स्टेप्टो एंड स्टीफन एडवर्ड्स, विद 1978 in UK. They were researching it, and they were the ones who developed this IVF technology back in 1978. वहाँ पे लुई ब्राउन करके was the first IVF baby that was born in 1978. That is where they started, and they have been awarded the Nobel Prize also for their findings and their discovery. From then it started, and obviously 1978 में ना I would say incubators, media, you know, all of those were not available. उन्होंने कैसे
इस टेक्निक को टू एंड फ्रो कैसे ठीक करा, कैसे सर्जिकली रिमूव करा होगा, क्या करा होगा, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. आज तो इतनी इवॉल्व हो गई है कि आई कैन ईजिली से ओके वी डू दिस थ्रू अल्ट्रासाउंड, वी हैव स्पेशलाइज्ड इक्सी मशीन्स, वी हैव लैमिनर फ्लोज, वी हैव बायोप्सी सिस्टम्स, वी हैव ऑल ऑफ दैट. बट 1978 it was completely different. So hats off to those genius people who could actually make reproduction possible for the millions of people जो आजकल बच्चा नहीं कर पा रहे हैं. एंड आपने खुद देखा है कि इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ गई है. पहले मैं हमेशा ये बोलता हूँ बहुत सारे टॉक्स के अंदर कि एवरीबडी फील्स सबसे आसान काम है बच्चा करना. क्या ही है, हर किसी ने एक अपना गॉड गिवन राइट लिया हुआ है कि बच्चा तो हम कभी भी कर लेंगे. आई मीन जब शादी होगी बच्चा की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो उल्टा सिखाया जाता है हमेशा कॉलेज से, स्कूल से, अरे प्रेग्नेंट ना हो तो यूज़ अ कॉन्डम, देयर आर बर्थ कंट्रोल पिल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स. द सेक्स एजुकेशन दैट वी आर गिवन इज़ ऑलवेज टू नॉट टू प्रोक्रिएट, नॉट टू रिप्रोड्यूस. बट कोई ये नहीं बता रहा कि देर इज़ सो मच ऑफ हार्मोनल चेंजेस गोइंग इनसाइड योर बॉडी, एंड दिस इज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज योर रिप्रोडक्शन विल डिक्लाइन ट्रेमेंडसली. आप चलो 18 साल की उम्र में आप गलती ना कर बैठो तो ठीक है, देयर आर कॉन्डम्स, देयर आर बर्थ कंट्रोल पिल्स, देयर आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये ठीक है. बट कोई ये भी तो बताए कि भाई आप उसको गॉड गिवन राइट मत लीजिए कि मैं चाहे शादी 35 में करूं, चाहे 25 में करूं, बट अरे जब चाहूँगा हो जाएगा. अगर ऐसा हो रहा होता तो यू वुड नॉट सी सो मच ऑफ इनफर्टिलिटी आज के दिन में. एग्जैक्टली मेरा एक फ्रेंड आया था परसों रात में, ऑल ऑफ द सडन पता नहीं रात को 12 बजे उसने फ़ोन किया कि भाई तेरे घर के नीचे हूँ, आ जा. ठीक है, वो हम लोग एक बिजनेस कम्युनिटी में, वहाँ से वो आया था और हम लोग गाड़ी में थे. ही वॉज क्वाइट ड्रंक, कारोबार चल रहा था. नहीं मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस टाइम. बट ऐसा है ना कि पूरे कन्वर्सेशन में ही वॉज विथ मी लाइक अराउंड हाफ एन आवर, और उस आधे घंटे में जो मेन बात निकल के आई वो यही थी कि वो फ्रस्ट्रेटेड था कि वो एज अ पेरेंट मतलब बच्चा कंसीव नहीं कर रही है उसकी वाइफ. ट्रू. ठीक है, और ही इज़ लाइक क्वाइट यंग, अभी वो मुझे नहीं लग रहा 34-35 से ऊपर के एज का होगा. तो यहाँ से ही मेरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या राइट एज है एक बच्चा को पैदा करने के लिए, अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से करते हैं तो, और सेरोगेसी का कब से, मतलब कौन से एज बैरियर वो होता है जहाँ से मतलब इंसान को सोचना चाहिए कि नहीं भैया इस एज को हमने क्रॉस कर लिया तो अब मुझे लगता है कि IVF का वो प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा. आपने बहुत सही बोला कि लोग आजकल अपने करियर्स को इवॉल्व करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए मतलब एजेस निकाले जा रहे हैं, और जब वो जाके सोचते हैं कि हाँ भैया अब हमें बच्चा करना चाहिए तो फिर मतलब भगवान का कुछ ऐसा करिश्मा हो जाता है, कि करिश्मा नहीं है मतलब रिवर्स हम इसको यहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे. सो एक्चुअली वेरी राइट. मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कोई राइट एज है, बट देयर इज़ अ राइट एज फॉर एवरीथिंग. जैसे कहते हैं कि शादी की उम्र है, 45 में जाके शादी करोगे तो यार आपने ऑटोमेटिकली आधी ज़िंदगी आपने बिता ही ली है. आपने उसके फोकस करते हुए व्हेन विल यू एन्जॉय योर कंपेनियनशिप, व्हेन विल एन्जॉय. सो बायोलॉजिकली ऑल्सो, एंड दिस इज स्पेशली ठीक है, थोड़ा मेन के लिए ईजी होता है बिकॉज द स्पर्म काउंट एंड स्पर्म क्वालिटी डज नॉट ड्रास्टिकली डिक्लाइन इवन टिल 50-55. मतलब कभी कभी देखा है उतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन नहीं होती, बट फॉर वुमेन स्पेशली आफ्टर द 30s एंड 35 के बाद तो और ज़्यादा द डिक्लाइन इज़ वेरी बिग. ग्रेजुअल, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है वो 30 से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, एंड 35 के तो बहुत मेजर डिक्लाइन आ जाता है. उनकी क्वालिटी ऑफ द नंबर ऑफ oocytes, द क्वालिटी ऑफ द एग्स, द क्वालिटी द इनसाइड द मॉर्फोलॉजी एंड ऑल दोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है. तो अगर आप पूछे कि क्या राइट एज है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई यही राइट एज है, बट आई वुड से सूनर द बेटर. आप उसको एक गिवन राइट मत लीजिए कि भाई मैं जब चाहे बच्चा कर लूँगा, वो मत सोचिए, बिकॉज यहीं पे गलती कर रहे हैं आप. यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी, एंड आई टेल यू फॉर अ फैक्ट कि दिस इज इक्वली इनफर्टिलिटी 50% इज ड्यू टू मैन एंड 50% ड्यू टू फीमेल्स. कोई ये ना सोचे कि ये फीमेल की ही प्रॉब्लम है. आज सोसाइटी में टैबू है, ये टैबू था, ये सोचता था. बहुत केसेस है, बहुत इंस्टेंसेस है मेरे पास, फीमेल का इशू है. हाँ बिल्कुल. मैं तो बताऊँ इतने इंस्टेंसेस हमारे पास रोज़ आते हैं कि व्हेन मेन आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई कि हम में भी कुछ हो सकता है. हमेशा अरे वाइफ की ही होगी गलती, सोसाइटी में हमने वही देखा है ना, वही होगी. बट जब हम आते हैं, हमने देखा है, टेस्ट करते हैं, तो बहुत इजीली पता लग जाता है कि व्हाट इज़ दी एक्चुअल कॉज एंड व्हाट इज़ नॉट. सो एक वो मेल ईगो जो आती है वो हमेशा ही रही है, इवन इन आ पेट्रियार्कल सोसाइटी है विच वी हैव सीन, बट दैट इज़ वेयर दिस टैबू हैज़ टू गो अवे कि भाई प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती हैं. एंड इट्स नॉट
आप सोचो कि डायरेक्ट लिंक हो, मैं स्मोक करता हूँ तो ही होगी, मैं ड्रिंक करता हूँ तो ही होगी, मैं अगर इस तरह तंबाकू खाता हूँ तो ही होगी। नहीं, ये तो चलो बहुत इजी चीज़ें हैं बताने के लिए कि अरे भाई आप ये सब करते हो तो हो रहा है। It is so many things that I personally see these days. Men get tight underwears, the air that we are breathing, the food that we are eating, कुछ ऑर्गेनिक नहीं है, सब में पेस्टिसाइड लेडन है, एवरीथिंग, दी सोडाज दैट वी आर ड्रिंकिंग एवरी डे, कितनी पेप्सीज पी लो, कितनी कोक्स पी लो, कितना वो ले लो। इट इज़ एक्चुअली जो इनसाइड ऑफ बॉडी हार्मोनल है ना, WHO की स्टडी थी, मेरे और आपके दादा के लेवल में ना 70s 80s में 100 मिलियन वॉज दी एवरेज काउंट, कि इतना काउंट होता है सीमेन का। नाउ WHO हैज़ रिवाइज दैट टू कि भाई 25-30 मिलियन है, तो दैट इज़ एवरेज। तो यू कैन सी द डिक्लाइन। आई एम वेरी श्योर कि 50 ईयर्स डाउन द लाइन अगर कोई 2-4 मिलियन पे भी आ जाएगा ना, कि ये बहुत बड़ी बात है भाई कि इतना ही एवरेज रह गया है। हमारी हार्मोनल inside the body what is happening, nobody knows, but we can obviously see that everything is now full of chemicals, fill to make your brain feel good, the food that you're eating, the कंज्यूमर्स जितना परफ्यूम लगा रहे हैं, जितना डिओज लगा रहे हैं, जितनी चीज़ें हम केमिकल्स अपनी बॉडी पर डालते जा रहे हैं, इट इज़ हैविंग दैट हार्मोनल इफेक्ट विच नॉट सीन टू द नेकेड आई। उसके पास तो कोई विजिबल नहीं है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर जो हो रहा है वो जब हम सीमेंट टेस्ट करेंगे तो हमें देखने में आ रहा है भाई कि क्यों इतना काउंट कम हो रहा है। वहाँ से फिर आपको रीज़न भी पता चलता है क्या कि ये रीज़न है? नहीं, कोई रीज़न है ही नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आज के दिन में डायबिटीज़ हो, हेयर फॉल हो, इवन कैंसर्स हो। एक तो होता है कैंसर लिमिट की, बहुत अल्कोहल पीता और लिवर सिरोसिस हो गया, अरे डायरेक्ट है बिकॉज, बट आप देखोगे कितने हेल्दी लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, हेयर फॉल हो रहा है, कोई बोले मैं तो आज तो कुछ नहीं करा। So this lifestyle that we are leading, and this is we are to blame ourselves because we don't have control on our food habits, we don't have control on the air and the kind of quality of life we are leading, we don't have a proper sound sleep, we don't have we're eating contaminated food 24/7। ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं बट हम निगलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ गिवन। कुछ नहीं होता, कम सोया, 2 बजे सोऊंगा, 8 बजे उठ जाऊंगा या 3 बजे सोऊंगा, भूख लगी है रात को 1 बजे बटर चिकन और नान खा लेता हूँ, यार क्या ही फ़र्क होगा, ठीक है थोड़ा मोटापा है ये कर लूँगा। कभी मन करे तो भाई कुछ भी उठ के, मतलब काइंड ऑफ सैलड्स, द वेजिटेबल्स, मैग्नीशियम को जो आपको एसेंशियल मिनरल्स चाहिए उसका कोई फोकस ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, फैटी एसिड हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खा रहा है, कोई किसी चीज़ की गोलियाँ खा रहा है, हर चीज़ के लिए गोलियाँ खा रहे हैं, अबरमेंट अमाउंट ऑफ केमिकल्स बॉडी पे यूज़ करते ही जा रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब शेव तो नेसेसरी है बट उसके बाद क्या क्या लगा रहे हो अपने स्किन पे कॉन्स्टेंटली, गोरा करने के लिए, काला करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, रिंकल फ्री लाने के लिए, एवरीथिंग। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, मेन ऑल्सो दीज डेज, द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग टू योर बॉडी just to have that pleasing personality, good looks and everything, अंदर तो हार्मोनली किसी को नहीं पता लग रहा, और ये बाद में देखने में आ रहा है ड्यू टू ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर समहाउ रिलेटेड टू all these factors which are not seen to the naked eye, or which you do not think, because we have made this as part and parcel of our life। कुछ नहीं होता यार। तो IVF कहीं ना कहीं हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ये एग्जैक्टली इनका इनोवेशन हुआ है। ऑब्वियसली कोई और रीज़न ही नहीं है, अदरवाइज कहाँ 10 होते थे, अब एक भी नहीं हो रहा। यू कैन एवरेजली सी कि भाई कॉर्पोरेट सिटीज़ या बड़ी बड़ी MNCs के, मतलब MNCs नहीं सॉरी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर एंड एवरीथिंग, 1 child is more than enough for most of the couples। एक हो जाए इसी को कर लेंगे। गॉन आर दोज डेज कि भैया कोई सोचता है 3 या 4 भी कर लें, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होंगे। इवन ये प्रॉब्लम गांव में भी ज़्यादा बढ़ के आ रही है, इट्स नॉट एन अर्बन प्रॉब्लम, गांव में भी उतनी इनफर्टिलिटी है क्योंकि वहीं पे वो तंबाकू खा रहे हैं, वहाँ तो क्लिनलीनेस पे कोई फोकस नहीं है। लेकिन क्लिनलीनेस तो पहले भी नहीं था गांव की, अगर हम लोग बात करें तो अर्ली, दे स्टार्ट अर्ली, 18-19 साल में बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते थे, जब आपकी पीक कैपेबिलिटी होती थी तब आप करने लग जाते थे। आज गांव वाला बाहर चले गया है, वो आता है महीने में, साल में एक बार महीने में वापस, उससे ज़्यादा वो आ नहीं रहा। केरला वाले दुबई गए हुए हैं, यहाँ इंडिया वाले, बिहार वाले दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली वाले कोई कहीं गए हुए हैं, वो जाएंगे वापस सिर्फ 1 महीने के लिए, साल में 2 महीने, उसी में उनको प्रक्रिया करनी है, उसी प्रक्रिया के अंदर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर IVF कराने लग जाएंगे। आर्मी में बहुत इनफर्टिलिटी है इसी रीज़न से।
वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज यू थॉट कि जब हम आएंगे जैसे ही नेचुरल कंसेप्शन जो सोचते हो जाएगा, वो अब नहीं पॉसिबल है. इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स वॉट यू थॉट वॉज अ गॉड गिवन राइट. एंड दैट मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि आप ये मत सोचो जिस दिन आप चाहोगे उस दिन बच्चा हो जाएगा. लकी हैं आप अगर हो रहा है, गुड है, आपकी वाइटलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्टनर्स की बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गाइस आर लकी, देन गो डू हेड, देन डोंट रिफ्रेन. तो वो जो प्रक्रिया जल्दी शुरू कर देते हैं ना, कि एज इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. मैं नहीं कह रहा 19-20 साल में करो, बट अगर 25-26 साल में आप रेडी हैं तो कर लीजिए. डू नॉट वेट कि यार एक माइलस्टोन पहले पूरा हो मेरी लाइफ का, घर हो, करियर हो, एक माइलस्टोन अचीव करूं तब मैं अपनी बायोलॉजी के बारे में सोचूं, या तब मैं अपनी रिप्रोडक्शन एज आगे बढ़ाऊं. यहाँ सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस आ जाता है एज का, क्योंकि वो माइलस्टोन अचीव करना लाइफ में आजकल 30 से पहले पॉसिबल नहीं है किसी के लिए. कोई भी बोलें, आप बोलें, मैं बोलें, हम सोच लें कि हम बिज़नेस में स्टेबल हो जाएं, हम अपने जॉब में एक ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाएं, मैं अपनी मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तब जाके मैं चलिए सोचता हूं कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में. तो वो माइलस्टोन अचीव करते करते कैन प्रॉब्ली बी 35, हमारा बॉडी डिक्लाइन हो जाता है तब तक, उस तक ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका होता है. तो जहाँ बात करें यही प्रॉब्लम विलेज के अंदर अदर प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कहा दे आर ऑलवेज आउट ऑफ द सिटी. जब वो वापस आ रहे हैं, हम फिर भी कंटामिनेटेड वाटर वहाँ पे और ज़्यादा है. वहाँ पे फूड चाहे फ्रेश है बट वाटर कंटामिनेशन बहुत हाई है. केमिकल्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, इन द अमाउंट ऑफ डर्ट्स एंड एवरीथिंग, द क्लीनलीनेस दैट इज़ नॉट देयर. तो केमिकल प्रोन टू केमिकल्स बिकॉज फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग आर बहुत उधर है. तो मल्टीपल स्टडीज हैव शोन दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स. टॉप 5 रीजंस अगर आप फिंगर काउंट पे बताना चाहो हमारे ऑडियंस को. फर्स्ट इज एज. एज इज़ नंबर 1. ये सबसे पहले है, विच इज़ इन योर कंट्रोल आई वुड से. Second is obviously stop doing all those negative habits, alcohol, smoking, तंबाकू and all these pan stuff which is very common. ये बिल्कुल आप खत्म करने के लिए कह रहे हो या कंट्रोल्ड में आप नहीं खत्म करें. देखिए आप अगर आपको रिप्रोडक्शन हो गया है और यू हैव बीन एबल टू डू दैट, देन तो अगेन सिगरेट, इफ यू आर अ स्मोकर एंड यू स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस, तो देयर कैन नॉट बी अ डायरेक्ट लिंक टू दैट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर ट्राइंग एंड इफ यू आर ऑब्वियसली देयर इज सम फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी एंड इफ यू आर अ स्मोकर, देन यू हैव टू कंप्लीटली स्टॉप इट. ओके, फर्स्ट आपने एज का, सेकंड हाँ. आपने लाइक बैड हैबिट्स का. हाँ, बैड हैबिट्स है. थर्ड आपके लिए प्योर मेडिकल टेस्ट में देखिए, अगर कोई डायरेक्ट लिंक आ जाता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि भाई सीमेन प्रोड्यूस ही नहीं होता, एज़ोस्पर्मिया है ये, देन डू यू कम, देयर इज अ मेडिकल लिंक, यू नो, एंड विच इज़ देयर. विमेन हैव नॉर्मली हैव मल्टीपल थिंग्स, PCOS है, एंडोमेट्रोसिस है, सो दे हैव multiple other things causing a relation to the infertility. So when we figure that out, that is the medical thing that we can do. Fourth and foremost obviously is the food and the sleep, which is very important, that you will have to get that thing right. Do not think it is not related to all of that. Food, sleep, stress, ये तीनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स हैम्पर कर रही है, एंड यू हैव टू फिगर दैट आउट. मतलब ओवरऑल आप तो आप डिक्लाइन कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आपका जो बच्चा पैदा करने का क्षमता है वो डिग्रेड होता है. एंड फिफ्थ रीजन आप क्या पॉइंट करना चाहोगे? फिफ्थ इज द केमिकल्स. All the chemicals that we are exposed to our body by the food, by the deos, by the lipsticks, by the creams, by the nail polishes, by the makeup removers. पहले मेकअप लगाते हैं, फिर मेकअप हटाते हैं. All of these things, the chemical composition that we are exposing our body to. ये हमारा कंज्यूम कैसे, मतलब बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है? अगर आप केमिकल आपके सब कंटामिनेट, दिस इज ऑल ओपन. जो आप यहाँ लगाते हो इससे यहाँ थोड़ी रहता है, अंदर तक जा रहा है. आपके मसल, दीज आर ऑल पोर्स. ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ पैर यहाँ जो आप लगा रहे हो, इट इज गोइंग इनसाइड योर ब्लड. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कह सकते हैं कि मेकअप की वजह से आज आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे. यू कैन नॉट डायरेक्टली से दैट, बट ऑब्वियसली यस, इट मतलब देखिए हार्मोनल तो चेंजेस हो ही रहे हैं ना. क्या मेकअप की वजह से लोग काले, लोग गोरे नहीं हो रहे? फेयर एंड लवली की ऐड आ रही है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है. कैसे हो जाते हैं? आज मेरा रंग सांवला था, सांवले से 2 शेड कम हो गया. वो तो एक शेड कार्ड भी आता था जिसमें मैंने ऐड में देखा था, शेड कार्ड लगा के देख रहे हो, यहाँ से आपकी स्किन यहाँ हो गई. अरे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गई? आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके कोलाजन लेवल, if you talk technically, it wasn't as if that कि यहाँ पे स्किन का कुछ हो गया. तो कोलाजन that was being produced is more या less प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जिससे वो जैसे धूप में रहते रहते हो तो काले हो जाते हो ना, तो बॉडी का हार्मोन सिक्रीट ज़्यादा हो रहा है, इस चक्कर में कालापन आ रहा है. इट्स नॉट दैट कि वो तो हर चीज़ इज हार्मोनल इनसाइड योर बॉडी. What factor is making that change is the question. Even if you stay
जैसे मैंने बोला बीच में रहते हैं, लाल हो जाते हैं गोरे लोग, तो थोड़ी धूप में थोड़ी बॉडी में सेक्रेशन चेंज होने शुरू हुए, द वाइट पिगमेंट जो कोलाजन उनका सेक्रेट होता नहीं था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो चेंजेस आने शुरू हो गए। अब हमारे हार्मोनल लेवल्स में जिसको हम बोलते हैं विच आर प्रोड्यूसिंग सेम, जैसे डोपामीन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, बायोलॉजी के जो मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं वो तो दिखाई देते ही नहीं हैं। तो वो आपके ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, यू विल नेवर गेट टू नो। यू कैन सी द सुपरफिशियल चेंजेस जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या वो डैमेज कर रही है आप समझ नहीं रहे। कंप्लीटली नो आइडिया अबाउट दैट। मींस हर वो चीज़ जो आज आप पोल्यूशन के साथ में हो, मतलब लाइक आप अपने बॉडी को एक्सपोज कर रहे कह रहा हूँ ना, देखिए आप हर चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट देयर आर थिंग्स दैट आर स्टिल अंडर योर कंट्रोल, एटलीस्ट एज समवन हु इज़ अंडर योर कंट्रोल। आप वो चीज़ें तो डेफिनेटली करिए कि योर रिप्रोडक्टिव साइकिल, योर vitality, योर बायोलॉजिकल मटीरियल्स आर टू द बेस्ट ऑफ क्वालिटी। डेफिनेटली कीप इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माइंड कि मैं वो चीज़ें कैसे अवॉइड करूँ विच आर हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माई बॉडी, ऑन माई स्लीप, ऑन माई फूड एंड ओवरऑल। IVF से जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनमें बर्थ डिफेक्ट्स भी आजकल देखे जा रहे हैं? एवरीबडी इज नॉर्मल। आई गिव यू द फर्स्ट एग्जाम्पल, लुई ब्राउन को खुद का बच्चा हो गया, जो फर्स्ट IVF बेबी था, अगर आज उन्होंने खुद रिप्रोड्यूस कर दिया नेचुरली, then it's a very easy thing to say, it's a very safe procedure. मतलब it is out there in the open. आपको एग्जाम्पल ले लेते हो, इंडियन नेम, द मोस्ट फेमस इंडियन नेम, द रिचेस्ट इंडियन, मुकेश अम्बानी, उनके द फर्स्ट टू आकाश and ईशा ट्विन IVF babies. He got them done in 1991 में, I'm not sure 90 या 91, but they are IVF babies. and आकाश का आज खुद बच्चा हो चुका है, ईशा के खुद अब ट्विन्स हुए हैं। सो अब आई डोंट नो उसका नेचुरली हैं या एनी सॉर्ट ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, बट टू से दैट कि दीज आर आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ सेलिब्रिटीज, सो जस्ट टू टेल यू कि कितना ओपन है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। डू नॉट थिंक कि कुछ प्रक्रिया के साथ हमने खेल लिया है या कुछ गलत हो गया है। इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम दैट कैन हैपन टू एवरीवन, एंड अगर हुई है तो देयर इज़ अ ट्रीटमेंट। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आज के दिन में अब तो इन्फॉर्मेशन बैरियर भी नहीं है, बट पहले की प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक एक पेशेंट एक IVF स्पेशलिस्ट के पास आता था, इट वाज ऑलरेडी टू लेट। मतलब बॉडी को इतना और ख़राब हो चुका था, टाइम और ख़राब हो गया था, क्वालिटी बिल्कुल, मान लीजिए जो स्पर्म हमें मिलने थे वो मिलने से रह गए, एग जो 10 मिलते शायद 2 या 4 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पहली थॉट होता है जैसे ही अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा हो, भगवान के पास जाएं, आप जाइए, बट ये नहीं कि साल भर एक मंदिर से दूसरे, तीसरे, 4 धाम की यात्रा, तिरुपति भी, माता के पास भी जाएंगे, तिरुपति भी जाएंगे। आपकी श्रद्धा है, आप ज़रूर करिए, बट डू नॉट थिंक कि शायद अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो एक बायोलॉजिकल सोल्यूशन ही मिलेगा। मतलब एक मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसको इस नज़र से भी देखो ना, जब लोग अपने जगह को चेंज कर रहे हैं या 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं ना, तो उनका फूड हैबिट भी चेंज हो रहा है, उनका एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब बट अब उतना इम्पैक्ट शायद, क्योंकि वो ऑलरेडी 25 साल का इम्पैक्ट, मैं बोलूँगा कि वो 2-4 महीने के अंदर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जब ऑलरेडी 25-30 साल से वो इम्पैक्ट चल रहा है। सो फॉर दैट 1 ईयर नहीं है, बट द अगेन नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था। अब तो फिर भी अवेयरनेस आ गया है, बट अभी भी बहुत इग्नोरेंस है। पहले यहाँ जाएंगे, फिर प्रोबेबली दे विल स्टार्ट टेकिंग सम, आई एम नॉट अगेंस्ट आयुष, बट कोई आयुर्वेदा मेडिसिन, कोई बाबा ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ले लिया, कोई FMCG प्रोडक्ट लेके ट्राई करते रहेंगे, 1 साल उसमें निकालेंगे। देन प्रॉब्ली दे विल गो टू अ लोकल डॉक्टर, अ लोकल GP, या उधर पूछेंगे क्या करा जाए। तो यहाँ से ये जो 2-4 साल निकाल देते हैं ना कि हम 4 साल से ये सब ट्राई कर रहे हैं, दोज 4 years आर वेरी क्रूशियल। अगर वो फर्स्ट मोमेंट में पहले एक IVF स्पेशलिस्ट के पास पहुँच जाएँ तो दैट कैन हेल्प अस इन गेटिंग द सक्सेस वे बेटर। आपको आज लगेगा बहुत फ़र्क नहीं है, बट द सक्सेस बिटवीन 50 and 55%, ये 5 या 6% का सक्सेस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर मैं वॉल्यूम में पूछूं। मगर महीने में 100 केस कर रहे हैं तो 50 लोगों की जगह 60 लोगों को अगर सक्सेस दे रहे हैं, तो वो जो 10 कपल कौन है, वो अगर फ़र्क पड़ जाता है अगर आप उसको वॉल्यूम में देखें। तो यही फ़र्क है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, कंसल्ट द IVF स्पेशलिस्ट एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, इफ़ यू आर ट्राइंग। इनफर्टिलिटी फॉर मी, बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ, पहले होता था कि आप 1 साल तक यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग विदाउट एनी प्रोटेक्शन, यू गिविंग योर फुल डेडिकेशन के साथ आप ट्राई कर रहे हैं। अगर 1 साल में बच्चा नहीं हो रहा तो इनफर्टिलिटी है।
इसकी और थोड़ी अब एडवांस में हो गई है कि 1 साल भी नहीं, आप 6 से 8 महीने बोलिए कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं एंड 6 से 8 महीने के अंदर देयर इज़ नो प्रेगनेंसी आप बीइंग कंसीव नहीं कर अचीव्ड, पा रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। ये मैंने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। एक मेरी फ्रेंड है, उसका भी यही कंप्लेन था। समहाउ हमारी अच्छी बातचीत होती है। उसने कहा कि ऋषि यार पता नहीं क्या हो गया है, मतलब पहले तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, और अब जब सोच रहे हैं, हस्बैंड उसका कहीं बाहर ही रहता था, राजस्थान में, वो कहीं पे सोलर में कुछ काम कर रहे थे, और जब उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया तो फिर रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैंने उस टाइम एक बेसिक सा ऑप्शन कहा कि यार जो एक्सपर्ट है उसके पास जाओ ना, क्यों दिमाग लगाना। हाँ, मैं कौन होता हूँ इसका जवाब देने वाला, ठीक है भाई, मेरे को तो इतना नहीं पता। तो आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है जो व्हाट शी सेड कि नॉर्मल मेडिकेशंस आप लोगों ने उनको दिए एंड उसने कंसीव किया, और वो बहुत हेल्दी बेबी आज, बिल्कुल, है ना। तो सही टाइम। फिर एग्जैक्टली वेरी राइट। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ हो, आईवीएफ तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत बात की बात है। शुरुआत में मेडिसिन से हेल्प मिल जाए, ओवुलेशन इंडक्शन से मिल जाए, आईयूआई हो जाए, आईयूआई के बाद आईवीएफ आता है, और लास्ट स्टेप होता है सरोगेसी। तो ये भी एक जर्नी है जो कोई डॉक्टर, जब तक आप मिलोगे नहीं, बताओगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, हमने खुद अपने देखा है, हमने आईवीएफ करा, साइकिल फेल्ड, देन दे ट्राई नेचुरली और हो गया। ये भी तो आप ये भी सोचिए कि हम तब नहीं हो रहा था, आईवीएफ की रिक्वायरमेंट आई, डायरेक्ट देखा कि भाई कोई आईवीएफ करते हैं, करा, आईवीएफ फेल हुआ, देन दे ट्राइड नेचुरली, हो गया। क्या पता वो जो हार्मोनल इंजेक्शंस हमने लगाए हैं दैट किक स्टार्टेड द प्रोसेस, और एक्टिवेट हो गए, व्हाट वाज लाइंग समथिंग डोरमेंट, वो चीज़ एक्टिवेट हो गई, बॉडी में कुछ चीज़ थी जो पोस्ट प्रॉब्ली इनहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग बिटवीन द नेचुरल कंसेप्शन, या एम्ब्रियो बनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, एवरीथिंग कुड वर्क एंड नेचुरली डिलीवर्ड। तो अगेन सीइंग दिस इज biological science at the end of the day, and nobody is perfect, nobody can actually say, but if you try, and again IVF बहुत बात की बात आती है शुरू में, अगेन देयर आर मेडिसिन, द ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआईज, आफ्टर ऑल ऑफ दैट देयर इज आईवीएफ, एंड ऑब्वियसली द लास्ट स्टेप इज सरोगेसी। मेरा कहने का मतलब ही यही था कि भैया आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा आईवीएफ के प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा तभी आप एक अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हो, है ना। आप नॉर्मल मेडिकेशन, कंसल्टेशन के बाद प्रॉपर मेडिकेशन लो, और वो कुछ सिस्टम्स एक्टिवेट होते होंगे जिनसे कुछ भी हो सकता है, बट यस, हाँ जी। तो ठीक है, अब जैसे आपने अभी आईवीएफ के साथ में सरोगेसी एक वर्ड को यूज़ किया, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और आजकल लॉज को भी मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो सरोगेसी के बारे में कुछ आप यहाँ पे हाईलाइट करें। देखिए, सरोगेसी एक लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जब यूट्रस में प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत सिंपली बोलूँ कि कोख में प्रॉब्लम आई है एंड किसी के यूट्रस नहीं है, तो एक सरोगेट मदर को लिया जाता है। हिंदी में मूवीज़ भी आ चुकी हैं बहुत सारी इसके बारे में। पहले चोरी चुपके आई थी, जो बिल्कुल गलत थी। मैं उसका तो एग्जांपल नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज उसमें सरोगेट मदर जिस तरह ली जाती है दैट इज़ नॉट द राइट वे। बट बहुत रिसेंटली एक मूवी आई थी कृति सेनन की, मिमी, जिसमें कुछ सरोगेट मदर बनती हैं। उसके अंदर भी ऑब्वियसली बॉलीवुड है तो बहुत मिर्च मसाला लगा के बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, जो सारा इंडस्ट्री में होता है कि फॉरेन कपल आया, उसने एक इंडियन सरोगेट मदर ढूंढ ली, गाँव की एक लड़की, उसका बच्चा हो गया, मतलब जितना गलत सलत दिखाया जा सकता था पूरी इंडस्ट्री के लिए उसमें दिखाया गया। बट टू कंसेप्चुअलाइज कि व्हाट इज सरोगेसी, उसमें मूवी में दिखाया गया है। अब सरोगेसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर। मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी ख़राब उसके लिए, क्योंकि आप वो सोचो जिसको बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए हैं, 7 साल, हमने ये देखा है, कोई भी सरोगेसी ना एकदम फर्स्ट स्टेप पे नहीं लेगा। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज फॉर एवरी पेरेंट, फॉर यू, माई सेल्फ, एक पेरेंटहुड ना एक जर्नी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी टू कम टू अ डिसीजन ऑफ telling someone else to take, become or be a surrogate mother is बहुत पत्थर रख के अपने दिल पे बोलते हैं कि ठीक है आप हमारा बच्चा डिलीवर करेंगे। बच्चा आपका होता है बट डिलीवर कोई और कर रहा होता है। एंड एक विमेन के लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड हर इमोशन, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि द वन थिंग दैट शी इज़ टू गो थ्रू, एंड इफ शी इज़ नॉट गोइंग थ्रू दैट एंड समवन एल्स इज़ गोइंग थ्रू दैट ऑन हर बिहाफ, तो उसको कैसा लग रहा होगा कि अरे कर रहे हैं। तो जो भी कोई सरोगेसी ऑप्ट कर रहा है, आप मान के चलिए इट इज़ नॉट कि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं होगा, तभी वो उस ऑप्शन पे आए हैं कि एक थर्ड वुमेन को बोल रहे हैं आप हमारे लिए हमारा बच्चा कैरी करेंगे 9 महीने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट दैट बेबी टू अस। So the government has come with an ART law. It has defined everything. Who can be a surrogate mother, किस एज ग्रुप के अंदर होनी चाहिए, उनका खुद का बच्चा होना चाहिए, किन कंडीशंस के अंदर आप ले सकते हैं। इट्स अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इन इंडिया
क्या क्या गाइडलाइंस हैं आपके पास. कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए किसी कपल के पास, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी. तो प्रॉपर मैकेनिज्म इज़ इन प्लेस थ्रू विच इज गवर्न, थ्रू ऑल आर IVF स्पेशलिस्ट आर गवर्न कि हमें सरोगेसी कैसे करनी है. एंड आई हैव सीन पर्सनली कि अगर कोई कर रहा होता है ना, तो पैसा पूछा छोड़िए, दी अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ गुड विशेज दैट यू कैन गिव टू समवन, कि किसी ने आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ करी है, इट इज़ नथिंग नेक्स्ट टू बीइंग अ गॉड, यू नो. उनके लिए वो भगवान टाइप की लेडी हो जाती है कि भाई आपने कुछ करके हमें ये बच्चा करके दे दिया है. तो वो कहना आसान है, बट टू लेट समवन एल्स डू इट फॉर यू एंड देन इवन फील ग्रेटफुल कि व्हाट अ मिरेकल दैट शी इज़ डूइंग फॉर समवन, कि वो बच्चा दे रही है एंड निकल रहा है, आपको मिल रहा है वापस, नथिंग लेस देन. तो मतलब ये स्टार्ट होता है यूटेरस के प्रॉब्लम से, कह सकते हैं हम इसको. हम लोगों ने जैसे पहले IVF की बात करी थी, वहाँ पे एक एग था, एक स्पर्म था, दोनों मिक्स हुआ, फिर आपने उसको इम्प्लांट किया एक प्रोसेस के बाद. तो इसमें भी सेम चीज़ होता है, मतलब मदर की यूटेरस में ना डाल के आप एक रेंटेड यूटेरस लेते हो, जहाँ पे आप इसको इम्प्लांट करते हो, वहाँ पे वो नर्चर होता है. तो इसमें कुछ उनके भी जीन्स आते हैं जो सरोगेट मदर होती हैं, या मदर फादर का ही रहता है? सो बायोलॉजिकली क्रोमोसोम्स होते हैं, हर 23 क्रोमोसोम्स इन दी मेल एंड 23 क्रोमोसोम इन द फीमेल. ये क्रोमोसोम्स जो मिलते हैं ये किसी विमेन में जाते हैं, मतलब जिस भी सरोगेट मदर में गए. अगर आज आप बोले ना, जैसे कहते हैं कि बच्चे का वो लुक्स, मैं अगर आपको एक बहुत क्रूड एग्जांपल लेता हूँ, हमने पहले जब फॉरेन सरोगेसी वाज लीगल, या मान के चल लीजिए कि मैं बहुत गोरा हूँ, मेरी वाइफ बहुत गोरी है, एंड द सरोगेट मदर इज़ वेरी डार्क कम्प्लेक्शन, इज़ नॉट फेयर एट ऑल. तो क्या मेरा बच्चा काला हो जाएगा, जो लोग हमसे पूछते हैं, या यू नो मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ, माई वाइफ इज़ 5'8", क्या, एंड सरोगेट मदर इज़ ओनली 5 फीट, यू नो. तो क्या अब उसकी हाइट, nothing matters, none of the physical attributes, none of the other biological attributes depend on the surrogate mother. Everything is encoded in the genetics, is in your chromosomes, जो sperm और egg के अंदर है. जिस तरह का sperm है और जिस तरह का egg है, वही चीज़ आपको बाद में आगे जाके मिलेगी. The physical attributes of the surrogate mother does not matter at all. Their looks, their complexion, their height, their weight, nothing matters on the genetics of the baby. तो सर इमोशनल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो एक नॉर्मल बेबी जो डिलीवर कर रहा है इंसान, और एक सरोगेट, माय बैड, अगर IVF के प्रोसेस से अगर एक बच्चा यहाँ पे हो रहा है, तो इमोशनल जो एक मदर का सीन रहता है वो कितना डिफरेंट होता है? क्या दोनों सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है? IVF इज अ वे मोर इमोशनल प्रोसेस, बिकॉज देखिए हर कोई नेचुरली चाहता है कंसीव कर जाए. IVF इज, शायद मेरा पॉइंट ठीक से क्लियर नहीं हुआ. इमोशनल कहने का मतलब है, इमोशनल एक इम्बैलेंस रहता है ना, हार्मोनल चेंजेस बहुत तरह के होते हैं. तो दोनों में डिफरेंट होता है या सेम ही होते हैं सब कुछ? किस में? एक IVF से बच्चा हो रहा है, एक नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली IVF से हो रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा है, बिकॉज वी आर गिविंग इंजेक्शंस. मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊँ तो विमेन की जब मेंसेस होते हैं तो एवरी मंथ दे रिलीजिंग 1 egg. Naturally 1 egg होता है, but when we do IVF we require more number of eggs, so we are going to give them hormonal injections to increase those number of eggs. सुपर एनुएशन जिसे बोलते हैं, कि अब हमें 7 अंडे चाहिए, 8 अंडे चाहिए, यू नो एटलीस्ट 10 अंडे मिले, क्योंकि उन्हीं अंडों के साथ फिर हम एम्ब्रियोज बनाएंगे. जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे उतनी हमारी चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे. तो अब हम उनको हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, सो दे आर बाउंड टू फील डिफरेंट, यू नो. अलग से मूडी बोलिए, कॉम्प्लिकेटेड बोलिए, अनईजी बोलिए, दे हैव दोज 10-12 days ऑफ इंजेक्शन जब लग रहे होते हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर देम. सो फॉर देम इट्स वे मोर इमोशनल, वे मोर टर्मोइल. तभी बोलते हैं कि मेन के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज दे डोंट अंडरगो दैट मैनी हार्मोनल चेंजेस. शायद उनको टैबलेट्स खा रहे होंगे, कुछ वो कर रहे होंगे, बट उनका हार्मोनल लेवल उतना नहीं होगा जितना विमेन का, बिकॉज दे डायरेक्टली गेटिंग all those gonadotropins which are giving them and stimulating them. एग फ्रीजिंग की अगर हम लोग बात करें तो किस एज में फीमेल्स को, पहले एग फ्रीजिंग पे आप पहले वो पॉइंट करें. आज के दिन में मैं बताता हूँ कि एग फ्रीजिंग क्या है, उसको डिस्क्राइब करें अच्छे से. ए वेरी गुड ऑप्शन. एंड जिस तरह आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जिस तरह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो दिस इज़ अ फर्टिलिटी इंश्योरेंस. इफ़ आई एम अ वुमेन एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरी शादी हो रही है, या मैं शादी अभी करने नहीं वाला हूँ, बाद में करूँगा, और शायद शादी के बाद भी मेरे को 3-4 साल तक अपने करियर पे इंपॉर्टेंस देनी है, अपने उसमें करना है, कुछ ही और जाएगी. आई डोंट वांट टू बिकम अ मदर
as soon as possible as I'm married, then egg freezing is the right option for you. What does egg freezing ensure is कि आप अपनी फर्टिलिटी अपने हाथ में ले लीजिए. Whatever is the earliest age that is possible for you. Could be 25, could be 30, could be 32, could be 34. अगर आप 34 तक भी unmarried हैं या 30 तक भी unmarried हैं and you're not sure that you're going to get married, even if you're going to get married but you're not going to reproduce, then you should go for egg freezing. What we do is very similar to the IVF process. हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं, हम आपके नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज करते हैं, वी टेक आउट दोज एग्स and we then just freeze them. Why we freeze? By mean we cryopreserve them, and through cryopreservation you have some sort of your fertility preserved with us for a number of years. लोगों की 4 साल 5 साल 10 साल, everybody has can preserve or elongate your fertility. Prime examples I can tell you, a lot of celebrities have done this. Priyanka Chopra, Diana Hayden, multiple other, मतलब वहाँ पे Kim Kardashians and Kylie Jenner, all of them have actually had froze their eggs because they were probably not unsure कि हमें कब reproduce करना है, या their career did not deem fit, या they did not find the right partner. There could be multiple reasons, but as long as you feel कि you want to preserve, egg freezing is a good option for you if you are not ready to reproduce as of now. तो इसको ऐसा कह सकते हैं हम क्या कि जो हेल्दी एज होता है एक फीमेल को बच्चा डिलीवर लाइक प्रोसेस में जाने के लिए, तो उस एज में उनको एग फ्रीज करा लेना चाहिए. आप बिल्कुल, अगर जैसे मैंने बार बार बोला कि इफ़ यू नॉट श्योर, शादी का कोई पता नहीं है या राइट पार्टनर का भी आप तलाश नहीं है, या शादी कर ली है बट अगले 5 साल तक यू नॉट रेडी, मेंटली यू आर नॉट रेडी टू बी अ मदर, मेंटली यू आर नॉट रेडी टू बी थिंग, देन डेफिनेटली गो फॉर एग फ्रीजिंग. डू नॉट कीप वेटिंग, एज आई सेड ना, डू नॉट गो इनटू दैट गॉड सिंड्रोम कि मैं तो जब चाहूँगा कर लूँगा या कर लूँगी. इफ़ यू आर एनी वन ऑफ दीज इंस्टेंसेस, इफ़ यू आर नॉट देयर, देन गो फॉर योर फर्टिलिटी इंश्योरेंस. आपसे मैं प्रोफेशनल एडवाइस मांग रहा हूँ कि क्या एज आप रिकमेंड करोगे कि इस एज के बीच में आपको कर लेना चाहिए. आई नीड द आंसर. मुझे देखिए, मैं जनरली बोलूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल, बट अर्ली 30s मैक्सिमम, मिड 30s मैक्सिमम. उसके बाद तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. 30 से पहले अगर मैं बोलूँ तो वेरी गुड इफ़ यू आर रेडी. जैसे गवर्नमेंट कहता है कि 20 के बाद इफ़ यू आर रेडी, वेरी वेल एंड डन. देखिए, मैरिजेबल एज गर्ल्स की 18 रखी गई है. उनको चाहे अल्कोहल की इंडिया में एज 25 एंड अबव, आप शायद 21 कर दी हो, बट अगर आज वोटिंग राइट है 18 पे, आपकी मैरिजेबल एज है 18 पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा ना कि यार आपकी बच्चे की एज 35 एंड अबव भी आप सोच लीजिए. एवरीथिंग हैज़ अ थॉट आउट प्रोसेस, एवरीथिंग इज़ बीन गवर्न्ड बाय दैट स्टैंडर्ड. सो later and latest to the possible, that as soon as you start to 30s or before you're here hitting 35, you should actually think of, because after that we know that we're seeing so much of infertility and you cannot figure it out. So early 30s jitni jaldi, before 30s to is best, you should actually go for it. But if you are delaying for some or whatever reason, then max to max I would say that is the cutoff. अभी सिद्धू मूसेवाला की मम्मी ने थोड़ा कंट्रोवर्शियल है वो. मुझे थोड़ा उस पे एनलाइटन करें. देखिए, सुपरस्टार हैं, अब वो जब दुनिया से गए तो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉ दे आर नॉट अलाउड. ऑब्वियसली मैंने पढ़ा उनके बारे में, सो दे हैड गॉन टू दुबई फॉर IVF. इंडिया में दी मैक्सिमम एज फॉर अ वुमेन इज़ 50 एंड दी मैक्सिमम एज फॉर अ मैन इज़ 55 टू अंडरगो एन IVF प्रोसीजर. अब लॉ ये बोलता है इस उम्र के बाद आप पेरेंट्स भी नहीं बन सकते हैं. अब ये भी गवर्न कर दिया इंडिया में कि भाई इतनी उम्र में ही आप मैक्सिमम मदर या फादर बन सकते हैं. एंड सिंस सिद्धू मूसेवाला पेरेंट्स वर बोथ अबव दैट एज, दे हैड गॉन टू दुबई एंड ऑब्वियसली व्हाट आई फील, उन्होंने जो प्रोसीजर IVF वहाँ कराया, वहाँ पे सक्सेस लेके आए, फिर वापस इंडिया में आके उन्होंने डिलीवरी करी है अपनी. तो उन्होंने IVF इंडिया में नहीं कराया है, IVF उन्होंने बाहर कराया है, बट डिलीवरी बैक इन इंडिया आके करी है. तो आप क्या कह रहे हो कि ये सही है या गलत है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक मदर और एक फादर के पास में राइट होना चाहिए कि वो किस एज में फादर या मदर बनना चाहते हैं. दिस इज़ मोर ऑफ अ फिलोसफिकल क्वेश्चन, बिकॉज इससे पहले एक हमारी इंडस्ट्री में केस हुआ था बिफोर दिस कि देर वॉज दिस फार्मर कपल इन पंजाब, एंड दे गॉट एन IVF डन एंड द हस्बैंड एज वॉज 79 एंड द वाइफ एज 72, एंड तब छोटा सा बच्चा करके आए हैं. तो बहुत अप्रोर हुआ इंडस्ट्री में, ये है देयर चाइल्डलेस कपल. ज़माने ज़मीनें बहुत होंगी हरियाणा में, किसके नाम पे जाएंगी, क्या करेंगे, पता नहीं इतने साल तक क्या कर रहे थे कि इस उम्र में आके उन्होंने IVF करके बच्चा पैदा कर गया.
तो दिस इज़ मोर ऑफ अ मॉरल क्वेश्चन कि भाई हाउ लॉन्ग डू यू हैव योर सेल्फ फॉर टू लिव. कितने साल आप खुद जी रहे हो कि इस बच्चे की कौन देखभाल करेगा, कौन एजुकेशन देखेगा, कौन पढ़ा लिखा के 20, 25, 30 साल तक. या तो आपने सोचा हो कि एट 70 या मदर अगर वो 71, 72 पे बन रही है तो वो कितने साल अपनी लॉन्जिटिविटी देख रही है कि मैं इस बच्चे को लेके आऊँगी. व्हेन government has come with that guidelines 55 for men and 50 for women, तो it's not for me to decide but it's a moral question. वैसे तो कोई एज नहीं होनी चाहिए ऐसे, whenever you feel is the right thing. सरोगेसी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ये कंट्रोवर्शियल है. आई वुड हैव ऑब्वियसली सरोगेसी के थ्रू कराया होगा, वुड नॉट बी. देखिए अगर कोई भी बच्चा होता है तो इट्स नॉट हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, यू नो, कि आप 9 महीने तक कैसे छुपा के रखोगे अपना बेली, कहाँ डिलीवरी करोगे. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज़. मैं और आप तो चलिए मान लीजिए नहीं है, बट हाँ कोई सेलिब्रिटी है हु इज़ एवरी डे इन एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज़ आई वुड से इज़ मोर ऑफ अ बॉलीवुड मसाला रादर देन एक्चुअल ट्रू स्टोरी. दे गो अंडरगो टुक सरोगेसी. सब सेलिब्रिटीज़ ने सरोगेसी कराई है. अगेन देखिए नॉर्मल लोग तो बहुत कराते हैं, आपको पता नहीं लगते, बट आमिर खान, सोहेल खान, तुषार कपूर, करण जौहर, प्रीति जिंटा, सनी लियोनी, इन सब ने सरोगेसी कराई है. एवरी वन ऑफ देम हैज़ अंडरगॉन सरोगेसी. एंड एक पॉइंट है कि आर यू डूइंग, एंड वेरी फ्यू पीपल वुड एक्चुअली से कि हमें जैसे अपनी बॉडी, विमेन यू नो, कि बॉडी नहीं ख़राब करनी, हम सेलिब्रिटीज़ या मॉडल्स है, ये है विच इज़ वी गॉट दिस क्वेश्चन. बट अगर मैं लाख विमेन देखूंगा तो शायद इनमें से 1 या 2 होंगी. 99,000 of them want to experience motherhood and would like to be a mother and would like to undergo through that process. सरोगेसी एक बहुत डार्क मार्केट है, ब्लैक मार्केट है. ब्लैक मार्केट देखिए बना दिया गया है बिकॉज ऑफ द लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन. पहले नहीं था कभी भी, बिकॉज जो एक गाइडलाइन थी, कमर्शियल एंगल था, इट वाज वेरी ओपन, यू नो, किसी को भी करवाना है. इफ़ यू आर अ सिंगल मैन, इफ़ यू आर अ सिंगल वुमेन, यू कैन अंडरगो सरोगेसी. इफ़ यू आर दिस, तो पहले सिंगल मैन में कैसे वो सरोगेसी हुआ वहाँ? तो आपके पास जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, देयर आर करण जौहर, तुषार कपूर, ये लोग सिंगल मैन ही हैं. दे अंडरटुक सरोगेसी. इसमें जो एग यूज हो रहा है वो सामने वाली फीमेल का एग डोनर. नो कभी भी नहीं. आप ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ. फिर वो सिंगल फादर कैसे हुए? सिंगल नहीं, सिंगल फादर इन द सेंस बायोलॉजिकल पेरेंट एक ही है. जैसे मैंने बोला था ना कि कपल नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ सिंगल मैन इन द वर्ल्ड, यू नो. उनको अगर आज at 40, 35, 30, whenever they feel, you know, I want to continue, where is my legacy, they take an egg donor and then take a surrogate mother. एग डोनर के साथ एम्ब्रियोज बनाते हैं एंड देन दे चूज अ सरोगेट मदर. तो ये कंसेंट के साथ में एक मदर होती है. एवरिथिंग इज विद कंसेंट. अच्छा, या फिर रैंडम आप लोग के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं वो आप देते हो? नो या ये लोग चूज करते हैं? नो, तो चूज मुझे इनके साथ में. अब लॉ इज सेइंग दैट यू गेट टू नो हु इज योर एग डोनर. पहले इट वाज एन अनोनिमस एग डोनेशन, कि whoever was the egg donor was anonymous, so that पहले का लॉ एंड आपके लॉ में बहुत फ़र्क है. पहले में था कि कौन एग डोनर यूज़ कर रहे हो उसको पता नहीं लगा हुआ तो वो बायोलॉजिकल राइट क्लेम नहीं होगा उस चाइल्ड के ऊपर. बट नाउ इट्स अ नोन एग डोनर इन द सेंस कि आपको सब पता है, वो कर रहे हैं एंड यू गिविंग योर कंसेंट. सो द एग डोनर हुज देयर विल नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑन द बेबी. अब वो नहीं है. तो ये पहले भी ऐसे ही था कि लॉ ऐसा स्टिपुलेट हुआ है. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ सिंगल मैन गॉट डिलीवर्ड इन इंडिया थ्रू सरोगेसी. आपने करण जौहर की बात करी, तो उसने प्लान किया होगा कि मुझे XYZ उसके साथ मेरे को बच्चा करना है. नहीं, वो नहीं हो सकता ना, फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया. देखिए अगेन बार बार समझा रहा हूँ, अगर मैंने किसी के साथ भी नॉर्मली जाके रात को आई हैड कोइटस और आई स्लेप्ट विद हर एंड जाके कर लिया, उसने डिलीवर करे, शी हैज़ right on the babies, she has every other right for the babies and all the rights. Aaj when you're talking about a legal procedure, the surrogacy is a legal procedure which they took, which said that she is just surrogate mother who's going to deliver on all these terms and conditions, and इनका कोई बच्चों पे right नहीं है. The only right I will be of me, these are my kids and not the women. तो वो वाला जो आप पॉइंट बार बार बोल रहे हो, that is giving, that's a kind of a sleeping in with someone and then giving all the rights and the problem then that comes with. नहीं मैं कुछ और कह रहा था. मतलब आपने किसी को ऑप्ट किया कि ये XYZ है, इनका मुझे एग चाहिए
मेरा तो चलो ठीक है, हाँ, मेरा ठीक है, स्पर्म sperm आया, आ ठीक गया है, आपका, हाँ। अब एक सरोगेट मदर तीसरा कोई और है, हाँ। अब ये तीनों को मिक्स करके फिर वहाँ पे इम्प्लांट किया जाए। हाँ, तो इसको लीगल राउट के थ्रू करते हैं ना। हाँ। समवन चूजेस टू बी अ सरोगेट मदर फॉर यू, हाँ। यू चूजिंग द एग डोनर, ऐसे आप कह रहे हैं, बट ऐसे अनोनिमस एग डोनेशन होती है कि भाई आप कर रहे हैं एंड ही इज अंडरगोइंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम सॉर्ट ऑफ लीगल लीवे इज देयर कि दे आर गोइंग टू बी द सरोगेट मदर फॉर द बायोलॉजिकल पेरेंट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उस पर किसका नाम लिखा जा रहा है? ही और शी इज़ योर, दिस इज़ द बायोलॉजिकल फादर एंड दिस इज़ द मदर। पहले इंडिया में अलाउड था कि एक सिंगल नाम लिख सकते हैं, देयर कैन बी वन पेरेंट ओनली, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का हो, एक पेरेंट पे भी नाम चलता था बिफोर द लॉ केम। सो देयर वर लॉट ऑफ, एज आई सेड, सिंगल मैन विच बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चों पे नाम देखोगे तो एक ही पेरेंट का होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो बाद में ऐसा होता है क्या कि उस बच्चे को मदर के साथ में कुछ कनेक्शन हो जाए, फिर मदर क्लेम करने लगे कि नहीं ये बच्चा it's मुझे not चाहिए? हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज दे हैव साइंड एवरीथिंग, दे हैव रिटन, दे हैव गिवन कंसेंट फॉर एवरीथिंग कि व्हाट वी आर डूइंग इज आउट ऑफ आवर ओन थॉट्स, आउट ऑफ आवर ओन फ्री माइंड, एंड वट एवर वी आर डूइंग, हमारा कोई राइट नहीं है चाइल्ड के ऊपर। ऑल सरोगेट मदर्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस इन विच दे आर गिविंग अवे ऑल द राइट्स एंड अभी एवरीथिंग। लॉ क्या कहता है सरोगेट मदर के बारे में? लॉ इज़ वेरी सिंपल इन द फैक्ट, देखिए अगर कोई सरोगेट मदर है, एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, यू हैव टू बी बिटवीन 25 to 35, यू हैव टू हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन, पहले होना चाहिए। इफ़ यू आर बिकमिंग अ सरोगेट मदर यू कैन डू इट ओनली वंस, यू कैन नॉट डू इट मल्टीपल टाइम्स। सेकेंडली, विच एवर बेबी यू आर डिलीवरिंग फॉर हुएवर इज़ योर इंटेंडेड पेरेंट जिसे बोलते हैं, देन आपका कोई राइट नहीं है उस बच्चे के ऊपर। यू आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ योर अल्ट्रुइस्टिक रीजन्स, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। All this is stipulated under the law, and all the surrogate mother, whoever is willing to be a surrogate mother, abides by पहले these ये rules. बहुत कॉमर्शियली चल पहले रहा था। कमर्शियली होता था, यस। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये फिर एक्सपोज कैसे हुआ, ये मार्केट एक्सपोज कैसे हुआ सरोगेट मदर वाला? तो मार्केट एक्सपोज नहीं, देखिए और पहले जो कितने टाइम्स वो एक मदर बन सकती थी सरोगेसी के थ्रू? पहले कोई रजिस्ट्री नहीं थी, कोई बैंक नहीं था, कोई वो नहीं था कि किसी डेटाबेस कैसे बनाए। मैं और आप हैं, आपका एक अलग क्लिनिक है, मेरा अलग है, मैं चेन्नई में हूँ, आप जम्मू में हैं, आप भी सरोगेसी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हाउ डू यू कीप अ वेरीफाइड डेटाबेस कि कौन कहाँ पर है, क्या है? सो इट टेक्स टाइम। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ विद इट्स बीन गोइंग ऑन, सरोगेसी 2001 से इंडिया में चलती आ रही है। तो पहले जैसे मैंने बोला फॉरेनर्स अलाउड थे, तो फॉरेनर्स के टाइम पे क्या होता था, ऑब्वियसली व्हेन द बेबी इज़ बोर्न दे हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव एम्बेसी, यूएस एम्बेसी जाएगा, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जाएगा, जहाँ के भी क्लाइंट्स हैं वहाँ जाके बच्चे का पासपोर्ट बनेगा। तो वहाँ तो फिर भी पता लगता था, अच्छा दे हैव अंडरटुक सरोगेसी, ये बच्चा सरोगेसी के थ्रू है। तो द गवर्नमेंट गॉट टू नो, एंड जैसे मैंने बताया मल्टीपल प्रॉब्लम्स तब पता लगी कि कोई हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, बच्चा लेने नहीं आ रहा, कोई बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई या कोई प्रॉब्लम आगे डाउन सिंड्रोम, उन्होंने बच्चा डिक्लेयर कर दिया, नहीं आ रहा। ये जो एक दो प्रॉब्लम्स हुई थी जिससे द गवर्नमेंट टुक नोटिस। तो द फर्स्ट स्टेप वाज टू स्टॉप टेलिंग फॉरेनर्स टू कम टू इंडिया। 2015-16 में कंप्लीट बैन ओनली फॉर इंडियंस, फिर सरोगेसी अलाउड हुई। तब से द लॉ स्टार्टेड टेकिंग शेप, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एंड देन 2016 में मल्टीपल इटरेशंस आते रहे। जैसे पहला इटरेशन आया था कि रिलेटिव हो, फिर वो हटाया गया, कमर्शियल हो नहीं, फिर वो हटाया गया, 3-4 चीज़ें, और नंबर ऑफ एग्स ऐसे ही रिट्रीव करे जाएंगे, इतने अमाउंट होंगे। तो बार बार चेंज होते होते फाइनली वी केम इन 2022 विद द एक्चुअल लॉ बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो जैसे आपने सरोगेट मदर, तो मुझे एक समझ में आ गया है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो डिलीवर कर सकती हैं। IVF के थ्रू कितनी बार आप पेरेंट बन सकते हो, इसका भी कोई लिमिटेशन है? नो, करेंटली देयर इज़ नो लिमिटेशन। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि देयर आर पीपल हु हैव अंडरटेकन 12-13 IVF साइकिल्स, कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहे हैं। अगेन सिंस इट्स नॉट इन आवर हैंड एंड वी आर नॉट अवेयर, तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते रहते हैं। जनरली वैसे तो आज के दिन में सक्सेस रेट्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, बट 3-4 IVF साइकिल्स कॉमन होती हैं आज भी, कि पीपल हैव अंडरगॉन 3-4 IVF साइकिल्स एंड ओनली देन दे गेट टू सक्सेस मिलती है उन्हें। कल मैं ऐसे एक रील स्क्रॉल कर रहा था, मतलब आपको पता है कि हम लोगों को कितनी बड़ी आदत हो गई है, जब भी मौका लगे फ़ोन स्क्रॉल कर लो। कल एक रील देखा मैंने एक लेडी कार में जा रही है, कैमरा एंगल बाहर के साइड है, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ स्मोक कर रही हैं, 4-5 ग्रुप जो होता है वो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगी शायद। तो द लेडी जो कैमरा में थी उसने बाहर वालों को कहा, आउटसाइडर्स को, कि वाई आर यू स्मोकिंग, ठीक है।
तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इन्होंने अपना कार्ड निकाला और कार्ड दिखाया उनको, कहा कि यू आर माई नेक्स्ट बिजनेस। तो स्मोकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? No, it's a negative thing, obviously. Nicotine, the amount of other harmful chemicals that when you smoke, I mean, it's a very documented thing, you know, कि मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि smoking is खराब. Smoking से at the end of the day, infertility तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, कैंसर विच इज़ फेटल टू योर बॉडी. देखिए, इनफर्टिलिटी आज के दिन में फिर भी मैं कहूँगा ना कि इट्स इलेक्टिव थिंग, कि चलो मेरी चॉइस है, मैं बच्चा करूँगा नहीं करूँगी, मैं कर सकती हूँ. बट आपकी जान ही ना रहे. स्मोकिंग तो डिब्बे पे वार्निंग लिख के आती है, गंदी सी इमेज होती है, लंग्स पूरी जल चुकी होती हैं, अंदर से काली पड़ चुकी होती हैं. जब स्मोकिंग कंपनीज ये दिखा रही हैं, विच इज़ वेरी एविडेंट कि भाई यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ इन अ वे इफ़ यू कीप डूइंग दिस. तो उससे बहुत पहले IVF मतलब ये मतलब फर्टिलिटी तो इफेक्ट होगी. कब आप इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ेज जब उससे होने वाली हैं, तो फर्टिलिटी या नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो होने ही होने हैं कम वॉट में. IVF को टैबू की तरह क्यों देखा जाता है? बहुत, देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स वेरी साइकोलॉजिकल थिंग. टैबू के लिए इसलिए देखा जाता है बिकॉज हर लड़के को ना, आज से नहीं 500,000 साल से एक मर्द क्यों होता है, इसलिए बोला जाता है. तो आज स्पेशली अगर टैबू बोले तो प्रॉबेबली विमेन आर इमोशनल. वो बात कर सकती हैं मम्मी से, बहन से, सखियों से, फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बट कभी भी आप किसी लड़के को नहीं देखोगे यार अपने दोस्त को बोलते यार भाई, आप घर मान लो आप कारोबार कर रहे थे, आप बता रहे थे या गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उसने अपने बोला कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा. बट उसने शायद ये कभी नहीं बोला यार मेरे सीमेन में ना प्रॉब्लम आई है, मेरा मॉर्फोलॉजी कम था, काउंट ख़राब थी, मेरा दिस प्रॉब्लम थी, ये निकल गया. वो कभी नहीं बोलेगा. प्रॉबेबली चलो अच्छी बात है, वो इमोशनों की शेयर तो कर रहा है, विच वी आई वुड लव दिस ऑल मेन टू कम बी कंपैशनेट अबाउट, कि किसी के साथ भी हो सकता है. आप देखो, गंजापन होता है, दिख जाता है, इसलिए आप बोल देते हो अरे हाँ यार हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल उड़ गए, दिख ही रहे हैं. वो तो नहीं भी बोलोगे तो हमें दिख रहा होता है कि अरे भाई तेरे बाल कहाँ गए. बट जब IVF आता है, बिकॉज इट मेक्स देम फील लेस ऑफ अ मैन, विच इज़ माई पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक. डू नॉट थिंक दैट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बात आ जाती है स्पर्म क्वालिटी को लेते हुए या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है लेते हुए, एवरी मैन थिंग्स कि अरे मैं तो मर्द नहीं रहा, या मैं कम मर्द हूँ, या मैं हिंदी बॉलीवुड मूवी ना नामर्द है, ये है. तो ये गलत थॉट सबसे पहले हटाना पड़ेगा कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर मैनलीनेस और योर टेस्टोस्टेरोन लेवल और योर एनी अदर manly component. It's a very simple biological change which happens inside your body which you are not aware of. पता होता तो यार कोई अपना थोड़ी कोई जानबूझ के काउंट ख़राब कर रहा है, अपनी मोटिलिटी ख़राब कर रहा है, अपनी मॉर्फोलॉजी कोई भी नहीं कर रहा. बट टैबू इसलिए हो जाता है. एंड दी अगेन द सेकेंड पॉट, समथिंग विच इज़ सो इनबाइब्ड इनटू अस कि यार बच्चा तो कब चाहे कर लेंगे. जैसे ही पता होता है नहीं होता ना, तो अपने आप में वो कपल थोड़ा इन्फीरियर फील करने लग जाता है. यार कैसे बोले कि हम ट्रीटमेंट के साथ करा के आए हैं, हम ये करके आए हैं. Although we are seeing very big improvement, we are seeing people coming out, we are seeing people telling, जैसे मैंने celebrities because they endorse, वो बोल देते हैं हाँ हमने IVF कराया, हाँ मैंने एक फ्रीजिंग करी. सो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स नॉर्मल. बट ये अच्छी बात भी हुई, मुझे ऐसा लगता है. अच्छी बात है. मैं तो अगर कोई फेमस लोग अगर आके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बच्चा ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये एक सोसाइटी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है. अच्छा, मैंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था जहाँ पे कह रहे थे कि बाय द एंड ऑफ 2050 एक मर्द मतलब लाइक इंसान नॉर्मल वे से बच्चे पैदा नहीं कर सकता. ये कितना ट्रू है? नहीं, अभी तो कोई स्टडीज़ हैं नहीं, बट we are definitely seeing this increase in infertility on a daily basis. We are seeing the count going problem. We are seeing women having multiple other problems and increasing. So obviously with 2050 infertility भी increase करेगी. It will eventually make it very difficult for probably natural conception. जैसे मैंने कहा था WHO का काउंट जो आज के दिन में 25-30 मिलियन हो गया है, could go down drastically by 2050 की अरे 5 मिलियन ही नॉर्मल रेंज हो गई है. अब किसी के पास इतना ही काउंट है तो दैट्स ऑल्सो गुड इनफ. एवरेज काउंट की बात करें, सो यू आर राइट कि देखिए 2050 में अनलेस ड्रास्टिक चेंजेस आर गोइंग ऑन और ये पीपल गेट अवेयर कि भाई प्लीज़ रिप्रोडक्शन को एक इम्पॉर्टेंट तरीके से देखा जाए, डो नॉट टेक इट एज अ ग्रांटेड थिंग दैट वी एवर वन वांट, तब बच्चा हो जाएगा. सो व्हाई नॉट
that it will impact, it will increase, and we're seeing that it is only increasing. Infertility is not on a negative trend. इंडिया तो ये इज़ अ वेरी यंग पॉपुलेशन, यू कुड सी वॉट इज डूइंग इन आर फेवर. मोदी जी जो बाहर जा के बोलते हैं, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 we will have almost 600 million people, you know, in the next 10 years, whereas all the other western worlds, Japan is on a decline. Fertility negative जा चुकी है वहाँ, तो मतलब the amount of people being born and the amount of people that are about to die, they are on a negative level. And similarly you see China also, which had a one child policy for so long. एक level जो होता है चाइना का भी डिक्लाइन पे है. So apart from the African nations and a little bit of these are Southeast Asian nations, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, सिर्फ यही है जो fertility levels के अभाव है. Lot of the Western world and lot of the other developed economies like Japan, South Korea and everything, सब जगह decline चल रहा है. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, IVF फर्स्ट चॉइस है या लास्ट चॉइस? IVF is definitely not the first choice. I will not say it's the last choice, but first choice तो कभी नहीं होती है. Fertility treatments should be the first choice, any sort of fertility treatment, if you are not able to conceive naturally after trying for at least maximum 1 year. Even after 1 year of trying But naturally. आपने एक अच्छा एज मंथ बोला, 6 to 8 मंथ में अगर आपको नहीं होता है तो you should go to doctor. You should go to doctor, yeah. So then fertility treatment is your first choice, some sort of fertility treatment. अगर कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों में कुछ अच्छे गुण चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा की आंखें ब्लू चाहिए या हमारे बाल ग्रे चाहिए, ऐसा होता नहीं है. फिर तो भी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है? ट्रू. देखिए, एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई है इन विच वी कैन डू जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, एंड ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आर राइट नाउ फॉर अ गुड ऑफ इट. यू आर नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर, जब तक वो डिजीज़ आता नहीं है, हिट नहीं करता. आप अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम डिटेक्ट करके आप बच्चे में नहीं डालेंगे, वो है. बट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू देर आर बीइंग जीन मॉडिफिकेशंस एंड जीन एडिटिंग बीइंग डन. टैलेंट तो नहीं डाल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए या ये बन जाए, बट जीन मॉडिफिकेशन बीइंग डन कि कोई जो डिजीज़ था उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाएगा जेनेटिक्स से ही आपकी. या कोई अगर आपको जैसे स्पेशल चॉइसेस है, जैसे आप कह रहे हैं हाइट, वेट, नॉर्मल, ये एक बायोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चलो थोड़ा बहुत है कि दैट यू गिविंग दैट पर्टिकुलर जीन टू इट. कितना इम्पैक्ट होगा, कितना होगा, वो आपके हाथ में आज भी नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन कम्स इन टू प्ले, अ लॉट ऑफ अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कम टू प्ले. बट द काइंड ऑफ जीन एडिटिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, पहली बात वो लीगल नहीं है, मॉरली भी अलाउड नहीं है, एंड आई थिंक इट्स लिटिल टू 20 years डाउन द लाइन प्रॉबली आएगी फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन अ शेल, की डिजीज़ फ्री सोसाइटी को कैसे बनाया जाए, उसमें काम आएगी है. तो आज का ये एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं शातक बक्सी के बारे में, कि इनके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं. तो नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग और भी नई चीज़ों के साथ में आएंगे. तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू.